Important definition of evolution. थियोडोसियस डोब्ज़िन्स्की ने एक बार कहा था कि नथिंग इन द बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब समझ लो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी में यानी जीव विज्ञान में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अतिरिक्त यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अतिरिक्त यानी जीव विज्ञान ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बिना संभव नहीं है। ये कहा था थियोडोसियस डॉब्ज़िन्स्की ने। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर अपने बिल्कुल कवर प्लेट में इसको रखा है। हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहले देखेंगे जिससे कि हम इवोल्यूशन समझने में आसानी हो। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और कॉपी पेन के साथ मैं जो कहता जा रहा हूँ पूरा ये जो इंग्लिश में बना हुआ है साथ में आप इसको नोट करते जाइए। पहले समझते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डेफिनेशन समझते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है क्या। ग्रेजुअल एंड स्लो, ध्यान रखिए ग्रेजुअल एंड स्लो। सम टाइम वेरी फास्ट इसलिए क्योंकि बाद में जब न्यू डार्विनिज्म में म्यूटेशन जोड़ा गया तो म्यूटेशन में ये देखा गया कि म्यूटेशन सडनली होने वाली एक प्रोसेस है, जिस कारण इसको बाद में सम टाइम वेरी फास्ट भी है। ग्रेजुएशन एंड स्लो मॉडिफिकेशन, एडाप्टेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट स्पीशीज ग्रुप, जेनरा, ग्रुप्स, क्लासेस, फाइलम, किंगडम, यानी एवरी एस्पेक्ट ऑफ टेक्सोनॉमी किसी भी लेवल पे बहुत धीमे और निरंतर क्रमिक परिवर्तन, अनुकूलन और नेचुरल सिलेक्शन किसी एक एंसेस्टर के द्वारा अगर उसकी जो वो है प्रोजेनी है या उनके डिसेंडेंट हैं उनमें होता है तो ये कहलाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसीलिए इसको कहा गया डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये आने वाली प्रोजेनी यदि थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ जो परिवर्तन होता है उसे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम बिल्कुल सामने देखते हैं वो एग्जांपल हम देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो पिछले जब उसकी लाइन हम देखते हैं तो जो होमो हेबिलिस, निएंडरथल और ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह से होते हुए होमो हेबिलिस से होमो फॉसिलिस, ये सबसे इम्पोर्टेंट। होमो फॉसिलिस जो लगभग 20,000 साल पहले थे से लेकर के 20,000 साल बाद यानी आज हम लोग यानी कि होमो सेपियंस सेपियंस ये हम लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये हमको इवोल्यूशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिखाई देता है। पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो पहले अपीयर हुए, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए और पहले जो अर्ली फॉर्म जो थे वो वेरी सिंपल थे और सिंपल के बाद सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड जो ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनिज्म थे उनका विकास हुआ। यहाँ हम देखते हैं जो इवोल्यूशन ट्री है, ट्री ऑफ लाइफ। अगर हम यहाँ एक बेस से देखें तो बेस से निकलने वाले जितने भी ये पूरा एनिमल किंगडम क्या ही है, यहाँ से निकलने वाले अगर प्रोटोजोअस यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ से एक लाइन पॉलीफेरा की, एक लाइन निडेरिया की, फिर निडेरिया में ही यहाँ पर ये जो इनकी जो होते हैं जितने भी सिलेंट्रेट थे, फिर एक लाइन प्लेटिहेल्मिन्थेस की, फिर ब्रैकियोपोडा की, एनिलिडा की, मोलस्का और इसके बाद आर्थ्रोपोडा, निमेटोडा। एक दूसरी लाइन यहाँ से इवॉल्व होती है जो 700 मिलियन ईयर एगो, 700 मिलियन यानी लगभग 70 करोड़ साल पहले। ये एक लाइन इक्वाइनोडर्मिटा यानी कि ये जो वो थे एंटेरोसिलिक सिलोमेट एनिमल थे उनकी एक लाइन यहाँ से हुई जिससे इक्वाइनोडर्मिटा की हुई, इक्वाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा की, और उन्हीं से एक लाइन निकली जो वापस फिर से कॉर्डेटा की जो कि साइटोसिलिक सिलोमेट की। ठीक है, तो ये हमको ग्रेजुअल हमको इवोल्यूशन की हमको ये लाइन दिखाई दे रही है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं जीनोम है क्या चीज। जीनोम क्या चीज है पहले इसको समझते हैं हम। आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई?
आवाज आ रही है मेरी सबको? जी सर। यस सर। आ रही है ना? मैसेज कर रहे हैं यस सर। मोनिका को मेरी आवाज नहीं आ रही है, अपना उसने बंद कर दी होगी। हाँ, हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जीनोम है क्या चीज वास्तव में, समझो। जीनोम को आपको ये मालूम है कि एक किसी ऑर्गेनिज्म में जितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल क्रोमोसोम यानी कि जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम, फ्रॉग में 80 क्रोमोसोम होते हैं, मधुमक्खी में 20 क्रोमोसोम होते हैं, वैसे ही अपने इसमें हॉर्स में 18 क्रोमोसोम होते हैं, एसिनस में मतलब यानी कि गधे में 20 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये कंप्लीट सेट होता है, मतलब कंप्लीट एक कंप्लीट ये होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका। वन सेट यानी कि एक गैमेट में जितने क्रोमोसोम होंगे, एक गैमेट यानी इधर स्पर्म और ओवम, उस पे जितने क्रोमोसोम होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक सेट, वन सेट ऑफ जीन, दिस जीनोम। क्योंकि हर एक सेट जो होता है उसका क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री एलील होता है ना, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों जीन मिलकर के बनते हैं एलील। जैसे मान लीजिए कि मेंडल ने जैसा बताया था, जैसा मेंडल में हम पढ़ते हैं, सबसे साधारण चीज जो हम बता रहा हूँ आपको, जैसे टाल प्लांट का हम जब भी हम लेते हैं जीनोटाइप पे क्या लेते हैं? कैपिटल टी या कैपिटल। तो एक कैपिटल टी जो है वो डिनोट है किस चीज को? एक। दूसरा कैपिटल टी या स्मॉल टी डिनोट करता है किस चीज को? दूसरे कैरेक्टर को, दूसरे जीन को। दोनों जीन मिलकर के एक बनाते हैं डिप्लॉयड सेट, ठीक है। तो एक सिंगल जीन तो होता है वो सफिशिएंट होता है कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए, तो ये कहलाता है जीनोम। जैसे कि मान लीजिए जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एस्टिमेट किया था कि ह्यूमन जीनोम जो होता है 26,364 जीन का होता है, ठीक है। ये होते हैं 23 क्रोमोसोम पे ये उपस्थित होते हैं, यानी इसका आप डबल कर लीजिए तो वो क्या होगा? 46 क्रोमोसोम। किसी भी सोमेटिक सेल में जो जीन होंगे वो क्या होंगे? सोमेटिक सेल के होंगे और डिप्लॉयड होंगे। लेकिन गैमेट में जो होंगे वो क्या होंगे? वो जो होंगे वो क्या होंगे? एक जीनोम होंगे, ठीक है। अब जीन पूल, जीनोम समझ में आया ना, कि एक हेप्लॉइड सेट जो होता है, हेप्लॉइड सेट में जितने जीन हैं वो सब क्या कहलाएंगे? जीनोम। अब जीन पूल, कोई एक पॉपुलेशन, किसी एक स्थान पर जितने एक प्रजाति के जितने जीव हैं वो सारे जीव में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ जीन इज कॉल्ड जीन पूल। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है जीन पूल। अब जेनेटिक आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन क्या चीज है? कि एक प्रजाति के जब दो जीव आपस में प्रजनन तो कर सकते हो लेकिन किसी कारण से वो अब प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, यानी इनके बीच कोई ना कोई इनहिबिशन आ गया। बायोलॉजिकल इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन और स्पीशीज कॉल्ड जेनेटिक आइसोलेशन। ये इंटरब्रीडिंग जो होती है ये किस कारण से इनहिबिट हो सकती है, किस कारण से इसमें रुकावट आ सकती है? टाइमलाइन की वजह से हो सकती है। टाइमलाइन यानी कि सपोज कीजिए होमोसेपियंस फॉसिलिस, होमोसेपियंस सेपियंस, ये दो प्रजाति, मतलब ये दो इंडिविजुअल हैं जो होमोसेपियन प्रजाति के। होमोसेपियन जो है वो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी होमोसेपियन, ठीक है। लेकिन होमोसेपियंस फॉसिलिस जो होते हैं 20,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, है ना। और अभी वर्तमान में होमोसेपियंस सेपियंस उपस्थित है, तो अब इन दोनों के बीच में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं। तो ये क्या हुआ? टाइमलाइन डिफरेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंस, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाला लॉयन और अफ्रीका का लॉयन, ये आपस में जब कितनी दूर एक दूसरे से हैं, हजारों किलोमीटर दूर है, ये कैसे आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या बिहेवियरल, इस प्रकार का जो अगर इनमें किसी प्रकार का डिफरेंस आता है तो उसके कारण भी। अब मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि किसी किसी प्रजाति के जीवों में मेल और फीमेल में मान लीजिए कि अगर उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें अगर परिवर्तन आ गया तो वो नहीं कर सकते।
ठीक है ना, वो आपस में प्रजनन नहीं कर सकेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंज कैसे हो सकता है, अब ये फिजियोलॉजिकल चेंज समझिए इसको आप, कि फिजियोलॉजिकल चेंज में सब आपको मालूम है कि जो ओवम जो होता है वो फर्टिलाइजिंग नाम का एक केमिकल स्रावित करता है, और स्पर्म जो होता है वो एंटी फर्टिलाइजिंग नाम का एक केमिकल स्रावित करता है। अब प्रत्येक प्रजाति के फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं। अब ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को आइडेंटिफाई करके तब ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट होता है, यानी कि ओवम और स्पर्म पास आते हैं, फिर स्पर्म ओवम का पेनिट्रेशन होता है, उसके बाद इसका ओवम और स्पर्म के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जब एम्फीमिक्सिस होती है तभी फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान रखना आप यहाँ पर एक खास बात यह है कि फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक के दोनों गैमीट के क्रोमोसोम्स आपस में पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए, मिक्स होकर के एक डिप्लॉयड जाइगोट ना बना ले, तब तक के fertilization complete नहीं होता। Approximation of gamete is not fertilization, penetration of ovum is not fertilization, travel of male pronuclei is not fertilization। fertilization तभी कंप्लीट होगा जब तक कि एम्फीमिक्सिस नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक एम्फीमिक्सिस होगी तभी वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। अब यदि एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग अगर एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजेशन आगे होगा ही नहीं, प्रोसेस यानी अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट होगा ही नहीं, पेनिट्रेशन होगा ही नहीं। अब इसका एक बढ़िया एग्जांपल आप ये देखिए, एक तालाब या नदी कोई एक वाटर बॉडी है जिसमें विभिन्न प्रकार के ढेर सारे उसमें जंतु पाए जा रहे हैं, जैसे कि मेढक भी उसमें है। अब ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जंतु है, जैसे कि मेढक है, अर्थवर्म है, ये है झींगा है ना, मछलियां हैं, ढेर सारी मछलियां, रोहू भी है, कतला भी है वहां पर, और अलग अलग प्रकार की ढेर सारी मछलियां, मांगुर भी है, और ये है अपना मिस्टस भी है, नैनाबास भी है, तिलपिया भी है, ऐसी ढेर सारी अलग अलग मछलियां हैं, है ना। कुछ एनिलिड्स भी हैं, और एनिलिड्स भी है, कुछ नेमेटोड्स भी हैं जो फ्री लिविंग नेमेटोड्स होते हैं, वो सब ये सब अपने ओवम और स्पर्म तालाब के पानी में ही छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी कभी भी जो वो है पेलीमॉन है, पेलीमॉन के अंडों में और दूसरे किसी एनिलिड के अंडों, एनिलिड या दूसरे की नेरिस के अंडों में कभी भी आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। रोहू और कतला के अंडों में फर्टिलाइजेशन आपस में नहीं होता। मांगुर भी है और रोहू भी है, दोनों के अंडे और दोनों के दो ओवम और स्पर्म एक जगह पानी में है, लेकिन उसके बावजूद में आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन मैच नहीं आते, इसलिए ये फिजियोलॉजिकल इनहिबिशन होता है। ये होता है कि जो अलग अलग प्रजातियों में, लेकिन एक ही प्रजाति में यदि ये होने लगे कि उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसा चेंज आ जाए जिससे कि तो उनके जो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग है वो अगर एक दूसरे से मैच ना हो, एक ही प्रजाति में, ध्यान रखना, कतला मान लीजिए कतला के स्पर्म है, कतला के ओवम नदी के पानी में या तालाब के पानी में है, लेकिन किसी प्रकार से उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग अगर नहीं मैच हो रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रजाति, स्पीसीज सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, स्पीसीज इज द स्पीसीज। अब स्पीसीज की परिभाषा हम देखते हैं। स्पीसीज की परिभाषा में देखिए 3 शर्तें हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कोई जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें पहली चीज अलग अलग कलर से मैंने कर दिया है, सिमिलर जीनोम which can interbreed randomly and produce fertile progeny। पहली शर्त है कि जीनोम समान होना चाहिए, जीनोम में समझा चुका, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो और फर्टाइल प्रोजोनी प्रोड्यूस कर सकते हो। इन तीनों में से एक भी शर्त यदि पूरी नहीं हुई तो वो प्रजाति नहीं होगी, ये ध्यान रखें इस बात का। यानी आपके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्पीशीज होने के लिए सिमिलर जीनोम भी होना चाहिए, आपस में इंटरब्रीड कर सकें, और वो इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल प्रोजेनी यानी उर्वर संतानें, ऐसी संतानें जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, वो भी उत्पन्न कर सके। जैसे कि होमोसेपियंस, ये एक प्रजाति है,
दुनिया के किसी भी भाग का कोई भी होमोसेपियंस मेल और फीमेल आपस में प्रजनन कर सकते हैं। इक्वस इक्वस यानी घोड़ा, है ना, हॉर्स जो होता है इक्वस इक्वस। ये आजादी रेक्टा इंडिका यानी नीम फाइकस बेंगालेंसिस यानी कि बरगद, पेंथरा टाइग्रिस यानी टाइगर, ये अलग अलग, ये सब अलग अलग प्रजातियां हैं। ठीक है, ये प्रजाति के जो जीव होते हैं ये आपस में ये उर्वर संसार फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंटली हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं पेंथरा टाइग्रिस, जंगल में टाइगर है, टाइगर यानी जो ब्लैक के स्ट्रिप वाला जो शेर होता है ना, जिसको बाघ बोलते हैं, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, पेंथरा टाइग्रिस। और दूसरा होता है पेंथरा लियो। पेंथरा लियो यानी गुजरात में कच्छ के रण में पाया जाने वाला जो बड़ा वाला सिंह होता है, जिसके गले में बड़े बड़े बाल होते हैं, पेंथरा लियो। अब यदि जंगल में पेंथरा टाइग्रिस और पेंथरा लियो हैं और इनमें आपस में किसी प्रकार से इनमें पॉपुलेशन के द्वारा एक मतलब इनमें इंटरब्रीडिंग होती है, मान लीजिए जो लायन है वो जो टाइग्रेस है उसके साथ में पॉपुलेशन करता है, तो वो जो टाइग्रेस है वो टिग्लायन को जन्म देती है। ध्यान देना, यहाँ इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हुई, जाइगोट भी बना, और जाइगोट बनने के बाद एक वहां पर भ्रूण बना, वो भ्रूण से एक नया जीव विकसित हुआ जिसको हम कहते हैं टिग्लायन। अब टिग्लायन में इन दोनों के कैरेक्टर, पेंथरा टाइग्रिस की तरह वो तेज होगा, फास्ट होगा, और उसके जैसे फास्ट भी होगा, ठीक है, और क्लेवर भी होगा उसके जैसे। पेंथरा लियो जैसा ताकतवर होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, इक्वस इक्वस यानी घोड़ा और इक्वस रेसिनस यानी गधा। इन दोनों की इंटरब्रीडिंग से म्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं खच्चर। तो पेंथरा टाइग्रिस और पेंथरा लियो एक प्रजाति हो सकती है, इक्वस इक्वस और इक्वस रेसिनस एक प्रजाति हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जो टिग्लायन है, ये टिग्लायन इनफर्टाइल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। टिग्लायन जो होता है वो होता ताकतवर है, तेज शिकारी होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये इनफर्टाइल होता है, ये इसके जो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते। वैसे ही इक्वस रेसिनस की जो प्रोजेनिटी जिसको म्यूल यानी कि खच्चर कहते हैं, तो खच्चर जो होता है वो भी इनफर्टाइल होता है यानी स्टेराइल होता है। तो पेंथरा टाइग्रिस और पेंथरा लियो आर नॉट अ सिंगल स्पीसीज, they are not the same species, they are different species। पेंथरा जीनस है दोनों का, ध्यान रखना, जीनस है ना, यहाँ जीनस को हम नहीं ले रहे हैं, जीनस यूनिट नहीं होता, जीनस इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन, स्पीसीज इज अ यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन। ध्यान देना, इंटरब्रीडिंग किसके बीच हो सकती है, स्पीसीज के बीच हो सकती है। इंटरब्रीडिंग से फर्टाइल प्रोजेनी स्पीसीज के बीच ही होगी, यहाँ पर ध्यान रखना। इक्वस इक्वस वैसे ही इक्वस इक्वस और इक्वस एसिनस, है ना। तो इक्वस इक्वस और इक्वस एसिनस दोनों अलग अलग हैं, एक घोड़ा है और एक गधा है। तो इन दोनों के बीच में यदि एक क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो उससे बनने वाला म्यूल जो होगा वो क्या होगा, इनफर्टाइल होगा यानी स्टेराइल होगा, यानी कि वो क्या होगा कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए इक्वस इक्वस और इक्वस एसिनस दोनों सेम स्पीसीज नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं हम पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या चीज है, पॉपुलेशन वो होती है कि किसी एक प्रजाति, ध्यान देना, एक प्रजाति ना, अब प्रजाति हमने कहा यानी कि क्या हो गया, इसमें तीन बातें आ गई। कौन कौन सी, जो तीन बातें कौन कौन सी हो गई। पहली बात सिमिलर जीनोम होना चाहिए, दूसरी बात कि वो इंटरब्रीडिंग कर होनी, सकते हैं। और तीसरी क्या होना चाहिए उनके बीच, जो प्रोजेनी उनकी जो संतानें हैं वो कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल। स्टेराइल। ठीक है ना, फर्टाइल, चाहिए, अच्छा स्टेराइल सर। ठीक है। चलो अब ये तुम्हारा 2 मिनट में बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर से दूसरी क्लास चालू करेंगे। तो ये जब तीनों चीजें होंगी तभी वो एक स्पीसीज होगी, लेकिन एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाली इस प्रजाति की जो होगी वो पॉपुलेशन कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र के भीतर ये जो एरिया है, इस एरिया के भीतर में जितने भी एक्स 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 बने हुए हैं ये सारे एक प्रजाति, ठीक है, और ये एक पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर एक्स इस एरिया के बाहर बने, ये 4 एक्स जो हैं ये पॉपुलेशन प्रजाति है लेकिन पॉपुलेशन नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये प्रजाति हैं, ये आपस में ये और ये आपस में प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। जैसे कि
पॉपुलेशन ऑफ राजनांदगांव, पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है पॉपुलेशन ऑफ राजनांदगांव? मतलब टोटल नंबर ऑफ होमो सेपियंस लिव्स इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ राजनांदगांव। टोटल नंबर ऑफ होमो सेपियंस लिव्स इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ होमो सेपियंस, है ना। टोटल नंबर ऑफ बुफेलस बुफेलिस, यानी बुफेलस बुफेलिस क्या चीज है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु सर भैंसा सर, जंगली भैंसा। ठीक है, जंगली भैंस। इंद्रावती नेशनल पार्क में पाए जाने वाला जितने भी जंगली भैंसे हैं, ध्यान देना, इंद्रावती नेशनल पार्क, यहाँ पर 12वां पारा वाला गिनती नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना। जब हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसमें सारे शामिल है, 12वां पारा भी शामिल हो जाएगा, गोमर्दा भी शामिल हो जाएगा, इंद्रावती भी शामिल हो जाएगा, और वहाँ कुटरू वाला भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब शामिल हो जाएंगे। ये इंद्रावती नेशनल पार्क में पाए जाने वाला क्या क्या हुआ? उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, ये होती है पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद कम्युनिटी तुमको मैं अगली वाली क्लास में बताता हूँ। ठीक है।